दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री मूवी जिसको देखने के बाद आपका दिमाग चकरा जाएगा और साथ में आपकी आत्मा भी कांप जाएगी, क्योंकि इसमें जो किलर है वो बहुत ही ब्रूटल तरीके से मारता है। मूवी का नाम है सेकंड केस ऑफ सीताराम और इसमें आप देखोगे कि पुलिस वाले जब भी किसी आरोपी को पकड़ते हैं तो वो असली नहीं निकलता। अब असली कातिल कौन है और पुलिस वाले उसको कैसे पकड़ेंगे, ये देखने में आपको बहुत ही मजा आएगा। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे इलाके से जहां हर तरफ डर का माहौल फैला हुआ है। हर गली हर मोहल्ले में एक ही अनाउंसमेंट दोहराई जा रही थी कि हमारे इलाके में दिन ब दिन अपराध बढ़ते जा रहा है और सभी को अपनी अपनी सावधानी बरतनी चाहिए। किसी भी हालत में हमें अकेले बाहर नहीं जाना और ना ही किसी अनजान व्यक्ति से बात करनी है। मानो जैसे पूरे इलाके में अब लॉकडाउन लग चुका है। हर दुकान हर शटर बंद है। अब हर न्यूज चैनल पर इसी से जुड़ी खबरें बता रहे थे। अब पुलिस भी अपने काम पर लगी थी और यहाँ से हर गुजरने वाली गाड़ी की अच्छे से जांच कर रही थी, क्योंकि पुलिस के ऊपर इन घटनाओं की वजह से बहुत ज्यादा प्रेशर बना हुआ है। तभी हम एक पुलिस ऑफिसर सीताराम को देखते हैं। सीताराम के पास उसका सीनियर आता है और जल्दी से जल्दी इस केस को सॉल्व करने के लिए कहता है। पुलिस स्टेशन के बाहर भी काफी सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि पुलिस हाथ पर हाथ रखकर बैठी है और कुछ भी नहीं कर रही। अब सीताराम भी इस केस को लेकर बहुत ज्यादा परेशान है। तभी हम उसके लाइफ का एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें वो अपनी बहन के साथ बचपन में बहुत खुशी से रहता था। एक दिन सीताराम की बहन एक लेटर लिख रही थी, लेकिन मजाक मजाक में सीताराम उस लेटर को अपने हाथ में ले लेता है और अपनी बहन को तंग करने लगता है। तभी पीछे से उसके पिताजी आते हैं और उस लेटर को देख लेते हैं। लेटर पढ़ने के बाद वो अपनी बेटी के ऊपर बहुत गुस्सा करते हैं और उसको घर से बाहर निकाल देते हैं। फिर सीताराम की बहन अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसके घर पर रहने के लिए चली जाती है। अब इस घटना को कुछ महीने बीतते हैं। अब सीताराम की बहन के जाने के कुछ महीने बाद एक दिन वो अपने पति के साथ वापस लौटती है और इस समय वो प्रेग्नेंट भी थी। फिर उसको देखते ही सीताराम बहुत खुश हो जाता है और ये खुशखबरी अपने पिताजी को देने के लिए जाता है, लेकिन उसके पिताजी गुस्से में साफ कह देते हैं कि मेरे लिए वो पहले ही मर चुकी है। अगर तुम्हें उसके साथ जाना है तो जाओ, मैं उसके साथ साथ तुम्हारा भी श्राद्ध कर देता हूँ। ये बात सुनने के बाद सीताराम शांत हो जाता है और खड़ा खड़ा अपनी बहन को देखता रहता है। फिर उसकी बहन कहती है, भाई मुझे तू अंदर नहीं बुलाएगा, लेकिन सीताराम पिताजी के डर की वजह से बिल्कुल शांत खड़ा रहता है और कुछ भी नहीं बोलता। अब अपने भाई की चुप्पी देखकर उसकी बहन वापिस से अपने घर चली जाती है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां हम देखते हैं कि सीताराम की बहन के हस्बैंड का ट्रांसफर अब इसी इलाके में हो गया है जहां सीताराम ड्यूटी पर है। एक दिन सीताराम की नजर अपनी बहन पर पड़ती है और दोनों की नजरें आपस में मिल जाती हैं, लेकिन उसकी बहन अभी भी गुस्से में थी और वो नजर फेर कर वहां से चली जाती है। ये देखकर सीताराम को अंदर से बहुत ही दुख होता है। फिर एक दिन सीताराम के पास एक महिला अपने पति की गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए आती है और सीताराम अपने काम पर लग जाता है। फिर वो उसका मोबाइल नंबर ट्रेस करने को कहता है। थोड़ी देर बाद पुलिस स्टेशन में एक कॉल आती है कि जंगल में कोई लाश मिली है। अब सीताराम तुरंत ही उस क्राइम सीन पर पहुंच जाता है। जब वो बॉडी को देखता है तो पता चलता है कि वो बॉडी किसी और की नहीं बल्कि उसी महिला के पति की थी जो रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए आई थी। जब सीताराम इस लाश की बॉडी देखता है तो वो अंदर से दुखी हो जाता है, क्योंकि अक्सर सीताराम इसी आदमी के होटल पर खाना खाने के लिए जाया करता था और कातिल का मारने का तरीका भी बहुत ज्यादा ब्रूटल था। कातिल ने उसके हाथ पैर को कांटेदार तारों से बांध रखा था और उसी कांटेदार तार से उसकी पूरी बॉडी पर जख्म कर दिए थे और उसी तार से उसका गला भी घोंटकर मार दिया था। ये सब देखने के बाद सीताराम के पसीने छूट जाते हैं। फिर कुछ देर बाद बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया जाता है। पोस्टमार्टम करने के बाद डॉक्टर बाहर आकर बताता है कि मैंने अपने पूरे जीवन में पहली बार ऐसा केस देखा है जिसमें किलर ने बॉडी के हर हिस्से पर घाव कर दिए हैं। इस बॉडी पर पूरे 55 घाव हैं। शायद किलर इस आदमी को तड़पते हुए देखना चाहता था, क्योंकि अगर किलर का मकसद सिर्फ बदला लेना होता तो वो इसको सीधा भी मार सकता था, जबकि उसने इसको बुरी तरह से टॉर्चर किया। फिर किलर ने इस आदमी को मारने के लिए इसकी छाती में 4 इंच मोटी कील ठोक दी। जैसे ही सीताराम डॉक्टर की ये बातें सुनता है तो वो अंदर से और ज्यादा डर जाता है। फिर अगले ही दिन उस आदमी का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। अंतिम संस्कार अभी पूरा भी नहीं हुआ था, इससे पहले ही उन्हें एक और लाश मिल जाती है। फिर सीताराम दोबारा से उस क्राइम सीन पर पहुंचता है
और देखता है कि इसको मारने का तरीका भी बिल्कुल सेम था। इसके हाथ पैर भी उसी कांटेदार तार से बांधे गए थे और पूरे शरीर पर वैसे ही जख्मों के निशान थे। इससे एक बात तो साबित हो जाती है कि इन दोनों आदमियों को मारने वाला कातिल एक ही है। अब ये केस लगातार पेचीदा होता जा रहा था, इसलिए इस केस की जांच करने के लिए कुछ और ऑफिसर्स को भी बुलाया जाता है। सीताराम अब इन सब को समझाता है कि पूरे इलाके पर नजर रखो, हर गली हर मोहल्ला बार बार देखते रहो, कोई भी संदिग्ध व्यक्ति मिलता है तो उसका पीछा करो, कातिल बचकर नहीं जाना चाहिए। अगले सीन में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम सेबेस्टियन था। वो होटल में सीताराम के पास आकर बैठ जाता है और अपनी एक प्रॉब्लम बताता है कि एक लड़का मेरी बेटी को परेशान कर रहा है। फिर सीताराम उसको पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाने के लिए कहता है, लेकिन सेबेस्टियन बताता है कि जल्दी ही मेरी बेटी की शादी होने वाली है, इसी वजह से मैं नहीं चाहता कि ये केस पुलिस में दर्ज हो। अब वो सीताराम से हेल्प मांगता है कि प्लीज आप ही कुछ कीजिए। फिर सीताराम पूछता है कि वो लड़का परेशान कैसे करता है। सेबेस्टियन बताता है कि वो हर दिन शराब पीकर घर आता है और मेरी बेटी को बाहर बुलाने लगता है। फिर सीताराम लड़के की फोटो और उसका पता मांगता है और सेबेस्टियन वहां से उठकर चला जाता है। तभी सीताराम के पास श्रीनिवास नाम के एक ऑफिसर का फोन आता है। फिर सीताराम उस आदमी से पूछताछ करने के लिए पहुंच जाता है और पूछता है कि तुम उस होटल वाले को कब से जानते हो। वो आदमी बताता है कि मैं इसलिए उसको जानता हूँ क्योंकि उसकी बेटी मेरी पत्नी के पास डांस सीखने के लिए आती थी। एक दिन जब वो अपनी बेटी को छोड़ने के लिए आया तो वो मुझसे 50,000 रुपए मांगने लगा। जब मैंने उससे पूछा कि तुम्हें पैसे क्यों चाहिए, तब उसने बताया कि उसके होटल के सामने कुछ ट्रक वाले आकर उससे बदतमीजी करते हैं और उनको हटाने के लिए इतने पैसे लगेंगे। फिर वो आदमी बताता है कि ये टिपर ड्राइवर बहुत ही बेकार इंसान होते हैं, अक्सर वो मेरे बार के सामने भी लड़ाई करते हैं। फिर सीताराम बार की सीसीटीवी फुटेज चेक करता है और श्रीनिवास से कहता है कि सारी गाड़ियों के नंबर निकालकर उनके बारे में डिटेल्स इकट्ठा करो। तभी हम तालाब के पास एक आदमी को देखते हैं जो कि शराब पी रहा था। फिर शराब पीने के बाद वो मछली फंसाने के लिए एक जाल को तालाब में फेंक देता है और खुद बीड़ी पीने के लिए बैठ जाता है। तभी पीछे से उसको कुछ आहट सुनाई देती है और जैसे ही वो झाड़ियों की तरफ जाता है, अंदर से उसकी चीख बाहर आती है। दूसरी तरफ पुलिस स्टेशन में सीताराम उन टिपर ड्राइवर से बात कर रहा था। तभी पुलिस स्टेशन में सेबेस्टियन उस लड़के की फोटो और एड्रेस लेकर पहुंच जाता है और सीताराम की सारी बातें सुनने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद सेबेस्टियन अंदर आकर उस लड़के की फोटो और एड्रेस सीताराम को दे देता है। तभी एक और ऑफिसर आकर सीताराम को एक गायब आदमी की खबर देता है। सीताराम तुरंत तालाब के पास पहुंच जाता है जहां पर वो बूढ़ा आदमी शराब पी रहा था। फिर वो गोताखोरों से पता लगाने की कोशिश करता है, लेकिन तालाब के अंदर कुछ भी नहीं मिलता। फिर सीताराम सारी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश करता है कि ये केस भी बिल्कुल पुराने मर्डर जैसा है। फिर वो अपने कैबिन में लौटकर परेशान होकर बैठ जाता है। तभी उसकी नजर खुली हुई अलमारी पर जाती है जहां पर सीताराम अपनी गन रखा करता था। अलमारी खोलकर चेक करने पर उसको पता चलता है कि उसकी गन गायब हो चुकी है। फिर सीताराम हर जगह अपनी गन को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी गन उसको कहीं भी नहीं मिलती। अब सीताराम का शक उन्हीं ड्राइवरों पर जाता है और इसी वजह से वो उनको वापस बुलाकर उनकी पिटाई करके गन के बारे में पूछता है, लेकिन उन्होंने गन चुराई ही नहीं थी। तभी सीताराम अपने दिमाग पर और जोर डालता है और उसे पता चलता है कि सेबेस्टियन भी उस समय वहीं पर मौजूद था। फिर वो श्रीनिवास को बुलाकर उस लड़के की फोटो और पता देता है जिसके बारे में सेबेस्टियन ने बताया था। जब श्रीनिवास उस फोटो को देखता है तो उसके दिमाग में कुछ क्लिक करता है। फिर वो तुरंत अपनी पुरानी रिपोर्ट्स को खंगालने लगता है। इतने में श्रीनिवास भी आकर सीताराम को बताता है कि जिस लड़की के बारे में आप बात कर रहे थे उसकी मिसिंग रिपोर्ट 3 महीने पहले ही दर्ज करवाई गई थी। फिर सीताराम श्रीनिवास को उसकी फैमिली को बुलाने के लिए कहता है। फैमिली के रूप में उस लड़की की माँ आती है और सीताराम उनसे पूछताछ करने लगता है कि तुम्हारा बेटा सेबेस्टियन की बेटी को क्यों परेशान कर रहा है। वो बताती है कि सेबेस्टियन की बेटी 3 महीने पहले ही मर चुकी है और सेबेस्टियन पागल हो चुका है। अब वो हर जगह घूम घूम कर ऐसी ही अफवाह उड़ाता रहता है। आप किसी से भी उसके बारे में पूछ सकते हैं। फिर सीताराम सेबेस्टियन के इलाके के पुलिस स्टेशन में जाता है और वहां पर पूछताछ करने पर उसको पता चलता है कि अक्सर सेबेस्टियन यहाँ पर आता रहता है और एक लड़के की फोटो दिखाकर कहता है कि इस लड़के ने मेरी बेटी को परेशान किया है, जबकि 3 महीने पहले ही उसकी बेटी की मौत हो चुकी है। फिर वो पुलिस वाला सीताराम को सेबेस्टियन के केस की पूरी फाइल देता है और साथ में ये भी बताता है
कि उसकी वाइफ की मौत भी उसकी शादी के कुछ साल बाद ही हो गई थी। फिर सीताराम इस केस की बड़ी ही गहराई से पड़ताल करता है। फिर वो सेबेस्टियन के स्कूल में भी जाता है, जहां प्रिंसिपल उसको बताता है कि सेबेस्टियन के खिलाफ लगातार कंप्लेंट्स दर्ज हो रही थी और वो पागलपन में सभी को अपनी बेटी का अपराधी मान रहा था। इसी वजह से हमने उसको स्कूल से बाहर निकाल दिया। फिर एक दुकानदार से पूछने पर पता चलता है कि सेबेस्टियन की बेटी एक मैकेनिक से प्यार करती थी और इसी बात को लेकर उसके घर में हर रोज झगड़ा भी हुआ करता था। लेकिन एक दिन उसकी बेटी ने खुद को ही खत्म कर लिया। तब से सेबेस्टियन उस लड़के की फोटो लेकर इधर उधर घूमता रहता है। सेबेस्टियन के बारे में सारी जांच पड़ताल करने पर सभी का शक सेबेस्टियन के ऊपर ही जाने लगता है। तभी हम सेबेस्टियन को देखते हैं, जो कि अपने घर में अकेला बैठा हुआ था। तभी उसको भ्रम होने लगते हैं कि उसके आसपास खड़े आदमी उसको पागल बोल रहे हैं। फिर उसको अपने कमरे में अपनी बेटी की आवाज सुनाई देती है और वो तुरंत ही अपने कमरे के अंदर चला जाता है, जहां पर उसकी बेटी और वो लड़का दोनों एक साथ मौजूद थे। अब सेबेस्टियन का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि वो अंदर जाकर अपनी बेटी को थप्पड़ लगाता है और फिर उस लड़के को बेरहमी से पीटने लगता है। जब उसकी बेटी उसको रोकने की कोशिश करती है तो वो अपनी बेटी को जोर से धक्का देता है और एक चाकू उठाकर लगातार लड़के के सीने पर वार करता रहता है और उसको जान से मार देता है। फिर जब सेबेस्टियन की नजर अपनी बेटी पर पड़ती है तो देखता है कि वो भी मर चुकी है, क्योंकि उसके सिर पर गहरी चोट लग गई थी। फिर जैसे ही वो कमरे से बाहर निकलता है, उसको फिर से भ्रम होने लगते हैं कि उसकी बेटी उसके सामने खड़ी है। अब सेबेस्टियन के हाथों में सीताराम की बंदूक भी थी। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और बाहर सीताराम खड़ा था। सीताराम जब अंदर आकर बैठता है तो सेबेस्टियन उसके लिए पानी लेने के लिए जाता है। फिर सीताराम मौके का फायदा उठाकर घर के अंदर हर जगह नजर दौड़ाने लगता है और तभी उसकी नजर खून से सने हुए एक चाकू पर पड़ती है। फिर जब वो उसकी तरफ बढ़ता है तो वहां उसे एक बंद कमरा मिलता है। फिर जैसे ही वो उस कमरे का दरवाजा खोलता है, उसको उसके अंदर से बहुत ही अजीब बदबू आने लगती है, क्योंकि उस कमरे के अंदर एक ड्रम रखा हुआ था। फिर जैसे ही सीताराम उस ड्रम को खोलकर उसके अंदर अपना हाथ डालता है तो अंदर से उसको एक लाश मिलती है और सीताराम के हाथों पर खून भी लग जाता है। लेकिन जैसे ही सीताराम पीछे मुड़ता है तो देखता है कि सेबेस्टियन ने उसके ऊपर गन तानी हुई है। लेकिन सीताराम डरता नहीं, वो तुरंत ही सेबेस्टियन के ऊपर हमला कर देता है और दोनों के बीच में काफी देर तक हाथापाई चलती है। कभी सेबेस्टियन सीताराम के ऊपर भारी पड़ता है तो कभी सीताराम सेबेस्टियन के ऊपर। तभी सेबेस्टियन के हाथों में चाकू लग जाता है और वो उस चाकू से सीताराम के पेट पर एक कट मार देता है। लेकिन तभी सीताराम की टीम वहां पर पहुंच जाती है और सेबेस्टियन को पकड़ कर ले जाती है। फिर सीताराम अपना इलाज करवाने के लिए हॉस्पिटल जाता है, लेकिन तभी उसके पास उसके सीनियर का फोन आता है और वो सीताराम को कांग्रेचुलेशन कहते हैं, क्योंकि उसने इस केस को सॉल्व कर दिया था। अब सेबेस्टियन को भी कोर्ट के द्वारा सजा सुना दी जाती है और सभी को यही लगता है कि ये कहानी सॉल्व हो गई है, लेकिन असली कहानी तो यहाँ से शुरू होती है। तभी हम जंगल में एक पुराने घर को देखते हैं, जहाँ पर एक आदमी बिल्कुल उसी तरीके से बंधा हुआ था। हाथों पैरों में कांटेदार तार थी और वो दर्द के मारे तड़प रहा था। इस समय यहाँ पर वो कातिल भी मौजूद था और वो बार बार उसके पेट में चाकू से वार कर रहा था। तभी कुछ गांव वाले उस घर की तलाश करते हुए उसके पास आ जाते हैं और खिड़की से उनकी नजर बेरहमी से मारे गए आदमी पर पड़ती है। फिर तुरंत ही वो वहां पर पुलिस वालों को बुला लेते हैं। सीताराम जब उस लाश को देखता है तो हैरान हो जाता है, क्योंकि ये लाश किसी और की नहीं बल्कि पुलिस डिपार्टमेंट के एक ऑफिसर की थी। फिर पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर बताता है कि ये सिलसिला अभी भी चल रहा है, यानी कि कातिल वही है जिसने पहले भी मर्डर किए थे। तभी एक दिन पुलिस स्टेशन में वसंत की वाइफ आती है। वसंत वही पुलिस ऑफिसर है जिसकी हाल ही में हत्या हुई थी। सीताराम उनसे वादा करता है कि हमारा डिपार्टमेंट हमेशा आपके साथ रहेगा और आपको इंसाफ दिलवा कर रहेगा। फिर वसंत की पुलिस यूनिफॉर्म उनको सौंप दी जाती है। जब वसंत की वाइफ यूनिफॉर्म लेकर जाने लगती है तो वसंत की जेब में से एक पर्ची निकलती है। उस पर्ची को देखने पर पता चलता है कि ये एक म्यूजिक क्लास की रसीद थी। फिर जाते जाते उसकी वाइफ बताती है कि वसंत को म्यूजिक क्लास बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और ऐसा कहकर वो वहां से चली जाती है। फिर सीताराम उस रसीद को देखता है और धीरे धीरे उसके दिमाग में केस की और कड़ियां जुड़ने लगती हैं। दरअसल अभी तक जितनी भी मौतें हुई थी उन सब की एक बेटी थी और उन सभी ने म्यूजिक क्लासेस ज्वाइन की हुई थी। फिर सीताराम तुरंत उस म्यूजिक क्लास में पहुंच जाता है और वहां के टीचर से पूछताछ करता है और सभी स्टूडेंट्स की लिस्ट मांगता है। फिर वापस लौटते समय वो इस केस को और भी गहराई से समझने की कोशिश करता है कि क्या पता किलर की कोई छोटी बहन हो
या फिर एक बेटी हो जो कि अपने पिता से बहुत ही परेशान हो, और हो ना हो इसी का बदला वो किलर उन सभी को मार कर ले रहा है। अब सीताराम इस केस से जुड़ा एक भी सुराग मिस नहीं करना चाहता था। फिर वो पूरे केस को शुरुआत से खंगालने लगता है। क्राइम सीन की पूरी जांच की जाती है, वो भी शुरू से। तभी सीताराम के दिमाग में क्लिक करता है कि अब तक हम लोग सिर्फ क्राइम सीन के बारे में ही पता कर रहे हैं, इसमें विक्टिम का घर कहाँ है, उसके घर में क्या हो रहा है, उसके बारे में तो हमें बिल्कुल भी पता नहीं है। फिर सीताराम विक्टिम के घर पर पूछताछ करने के लिए पहुंच जाता है। सबसे पहले वो वसंत के घर पर जाता है और उसकी बेटी से पूछता है कि हाल ही में किसी नए व्यक्ति से क्या आपकी कोई मुलाकात हुई थी या फिर आपको किसी ने गिफ्ट दिया हो। लेकिन उसकी बेटी बताती है कि मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर सीताराम उनके घर की अच्छे से जांच करता है और वहां से दूसरे विक्टिम के घर पर चला जाता है। वहां पर भी वो वही सेम सवाल करता है, लेकिन सवाल का कोई भी जवाब नहीं मिलता। फिर सीताराम जब कमरे के अंदर इधर उधर देखने लगता है तो उसकी नजर वहां पर रखे एक टॉय पर पड़ती है, और यही सेम टॉय वसंत के घर पर भी मौजूद था। जब सीताराम इस टॉय के बारे में पूछता है तो लड़की बताती है कि ये टॉय रास्ते में मुझे पड़ा हुआ मिला था। अब सीताराम हर विक्टिम के घर पर जाकर उसी खिलौने के बारे में पूछताछ करता है, और सभी ये बताती है कि किसी को वो टॉय दरवाजे के पास पड़ा मिला था तो किसी को रोड पर। अभी तक वो जितने भी विक्टिम्स के घर पर गया था सभी के पास ये वाला टॉय मौजूद था। फिर सीताराम इस बात को नोटिस करता है कि जिसको भी ये टॉय दिया जाता है वही किलर का अगला निशाना होता है। फिर वो म्यूजिक क्लास से लाई हुई लिस्ट को देखकर सभी के घर पर उस टॉय को दिखाकर पूछताछ करने लगता है। लेकिन इसी दौरान टॉय को देखकर सीताराम के दिमाग में एक और बात क्लिक करती है कि जब मैं उस दिन दूसरे पुलिस स्टेशन में गया था तो वहां एक फाइल में मुझे यही टॉय दिखाई दिया था। फिर सीताराम तुरंत ही उस पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है और उस फाइल को दोबारा से चेक करता है। फाइल के अंदर उसको पता चलता है कि उसमें लगे विक्टिम की तस्वीरें बिल्कुल उसी तरीके की थी जैसे कि आज इस शहर में मर्डर हो रहे हैं। मारने का पैटर्न बिल्कुल सेम था, हाथ पैर कांटेदार तारों से बांधकर शरीर पर गहरे जख्म देना। फिर सीताराम पूछता है कि इस केस को कौन इन्वेस्टिगेट कर रहा था। फिर पुलिस वाला बताता है कि श्रीनाथ, लेकिन वो बहुत साल पहले रिटायर हो चुके हैं। फिर सीताराम सीधे ही श्रीनाथ के घर पर पहुंच जाता है। श्रीनाथ बताते हैं कि उन्होंने अपने 20 साल के करियर में ऐसा केस पहले कभी नहीं देखा था। ये उनके जीवन का सबसे ब्रूटल केस था। फिर वो इस केस के बारे में पूरी डिटेल बताने लगते हैं और कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां हम मंजा नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि काव्या नाम की एक लड़की से प्यार करता था। वो दोनों गांव में छुप छुप कर मिला करते थे और दोनों के बीच में रिश्ता भी बन गया था। एक दिन वो दोनों जंगल में बैठे हुए थे, तभी उनको अरविंद नाम का एक आदमी देख लेता है। फिर मंजा आकर अरविंद के पैरों पर गिर जाता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज आप इस बारे में किसी को भी मत बताइएगा। अरविंद भी मंजा से वादा करता है कि मैं किसी को भी कुछ नहीं बताऊंगा। लेकिन वहां से जाते ही अरविंद काव्या के पिता जो कि एक जमींदार थे उनको सब कुछ बता देता है। फिर वो मंजा को उठवाकर उसको बेरहमी से पीटते हैं और इतना पीटने के बाद भी उनका मन शांत नहीं होता। फिर वो मंजा के ऊपर अपनी बेटी के साथ दुष्कर्म का आरोप भी लगा देते हैं, जिसके कारण उसको 1 साल की सजा सुनाई जाती है। फिर 1 साल बाद मंजा जेल से रिहा हो जाता है उस गलती की सजा काटकर जो कि उसने कभी की ही नहीं थी। फिर जैसे ही मंजा अपने घर लौटता है तो उसकी माँ भी उसको देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं होती और उसको घर से निकल जाने के लिए कहती है। अब टूटा हुआ मंजा वहां से लौट आता है और रास्ते में अपने दोस्त के साथ पुरानी चीजों के बारे में पूछने लगता है। मंजा बताता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, लेकिन फिर उसका दोस्त बताता है कि तुम्हारे ऊपर लगाए गए उन झूठे आरोपों की सजा भगवान ने उस जमींदार को दे दी क्योंकि उसकी एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई है और काव्या की किसी दूसरे लड़के से शादी कर दी गई। फिर एक दिन मंजा की नजर अरविंद के ऊपर पड़ती है क्योंकि उसकी जिंदगी बर्बाद करने के पीछे अरविंद का ही सबसे बड़ा हाथ था। अगर वो उस दिन लालच में आकर जमींदार को कुछ भी ना बताता तो मंजा अच्छी जिंदगी जी रहा होता। फिर जैसे ही मंजा अरविंद को देखता है उसका खून खोलने लगता है। अब अरविंद की खुद की भी एक बेटी थी। एक दिन रात को मंजा अरविंद को पकड़कर एक घर के अंदर बंद कर देता है और बाहर से ताला लगा देता है। फिर रात को वो पूरे गांव को इकट्ठा करके उसी घर की तरफ ले जाता है। घर की तलाशी लेने पर वहां पर अरविंद की बेटी मिलती है जो कि बहुत ही बुरी हालत में थी। थोड़ी ही देर में अरविंद भी उस घर से बाहर आता है। अब अरविंद की ऐसी हालत देखकर पूरा गांव उसको पीटने लगता है क्योंकि सब लोग ये सोच रहे थे कि इसने अपनी बेटी के साथ ही गलत काम कर दिया, लेकिन ये सब तो मंजा की रची हुई साजिश थी। श्रीनाथ बताते हैं कि इस घटना के बाद अरविंद की बेटी कभी घर से बाहर ही नहीं निकली और कुछ दिनों बाद उसने खुद की जान ले ली।
लेकिन बावजूद इन सब के अरविंद को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा और यही चीज मंजा भी नोटिस कर लेता है। फिर 1-2 दिन बाद पुलिस वालों को अरविंद की भी लाश मिलती है जिसकी हत्या उसी पैटर्न में की गई थी और उस हत्या का डर आज भी मेरे दिमाग में घूमता रहता है। फिर श्रीनाथ बताते हैं कि गांव के कुछ लोगों ने अरविंद की मौत वाली रात मंजा को उसके घर से भागते हुए देखा था, जिसके कारण सभी का शक मंजा के ऊपर चला गया। तब से मंजा का कोई भी अता पता नहीं चल रहा और फिर धीरे धीरे करके ये केस बंद कर दिया गया और मैं रिटायर हो गया। ये केस बंद करते समय मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये केस एक बार फिर से मेरे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। फिर सीताराम मंजा की फैमिली के बारे में पूछताछ करता है और उनके घर पर पूछताछ करने के लिए पहुंच जाता है। मंजा की मां साफ साफ कह देती है कि जब से वो भागा है तब से उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। फिर मंजा की बहन की शादी की फोटो चेक की जाती है जहां पर सीताराम की नजर एक खास आदमी पर पड़ती है और उसकी नजर उसी पर टिक जाती है क्योंकि इसको सीताराम ने पहले भी कहीं देखा था। दोस्तों, ये आदमी कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर के साथ रहने वाला उसका असिस्टेंट था और उसी का नाम तो मंजा था। फिर जब मंजा के बारे में सब कुछ पता लगाया जाता है तो पता चलता है कि वो 3 दिन से हॉस्पिटल में ही नहीं आया। टीम के 2 लोग मंजा के घर पर तहकीकात करने के लिए जाते हैं लेकिन वहां पर ताला लगा हुआ था। पड़ोसी से पूछताछ करने पर पता चलता है कि वो सुबह बैग लेकर कहीं पर चला गया। फिर ये खबर तुरंत ही सीताराम को भी दे दी जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं सीताराम की बहन की बेटी के पास भी सेम वही टॉय आता है, यानी कि अगला नंबर सीताराम के जीजा का था। फिर जैसे ही सीताराम को ये बात पता चलती है तो वो तुरंत ही अपनी बहन के घर पर आता है और बताता है कि जीजा की जान खतरे में है। फिर उसकी बहन कहती है कि अगर उनकी जान खतरे में हुई तो वो तुम्हारी हेल्प तो कभी भी नहीं लेंगे। फिर वो बिना ज्यादा बातें किए घर के अंदर चली जाती है लेकिन अंदर जाकर वो बहुत रोती है। सीताराम के वहां से जाने के बाद उसकी बहन अपने पति को कॉल करती है और उनको जल्दी से घर पर आने को कहती है। तभी सीताराम भी तुरंत अपने जीजा को कॉल करता है लेकिन इस समय वो मीटिंग में थे इसलिए वो सीताराम का फोन काट देते हैं। अब सीताराम के पास कोई चारा नहीं बचता इसलिए वो अब खुद ही अपने जीजा पर नजर रखने लगता है। तभी रास्ते में एक टेम्पो आ जाता है और सीताराम की नजरों से उसके जीजा जी ओझल हो जाते हैं। फिर जैसे ही टेम्पो वहां से हटता है सीताराम देखता है कि उसके जीजा गायब हो गए हैं। फिर वो तुरंत अपनी गाड़ी से उतरकर पास जाकर उनको खोजने लगता है लेकिन वो वहां पर कहीं भी नजर नहीं आते। तभी सीताराम की नजर एक टेम्पो पर लगे दुकान के पोस्टर पर पड़ती है और उसी पोस्टर को सीताराम ने पहले भी कहीं देखा था। फिर वो अपने दिमाग पर थोड़ा जोर डालता है और उसे पता चलता है कि मंजा की मां के घर में भी ऐसा ही एक बैग रखा हुआ था जिसमें इसी दुकान का प्रचार पोस्टर छपा हुआ था। फिर पोस्टर से पता लेकर वो तुरंत उस दुकान पर पहुंच जाता है और वहां की सीसीटीवी फुटेज चेक करता है। वहां पर मंजा कुछ खरीदने के लिए आया था, यानी कि मंजा उस समय उसी घर में था लेकिन मंजा की मां ने सीताराम से झूठ कह दिया। फिर सीताराम दोबारा से मंजा के घर के पास पहुंच जाता है और मंजा भी पुलिस को आता देखकर कहीं पर छुप जाता है लेकिन इस बार सीताराम घर की पूरी तलाशी लेता है और आखिरकार मंजा को पकड़ लेता है। फिर मंजा शांत होने के बजाय उन सभी के ऊपर हमला करने लगता है इसलिए सीताराम भी उसको काबू में करने के लिए खूब पीटता है और उसको पुलिस स्टेशन में ले आता है। फिर मंजा सभी को अपनी कहानी बताता है कि मेरे पास माँ थी, बहन थी, एक प्यार करने वाली लड़की भी थी लेकिन उस अरविंद की वजह से मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। उसकी ही वजह से मुझे ऐसे अपराध में फंसाया गया जो मैंने कभी किया ही नहीं था, इसलिए अरविंद से बदला लेना तो जरूरी था। फिर मैंने उसी की बेटी के साथ दुष्कर्म करके उसका इल्जाम उसके ऊपर ही डाल दिया लेकिन फिर भी अरविंद बिल्कुल पहले जैसा था। उसको इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा और ना ही उसका व्यवहार चेंज हुआ। फिर मैंने उसको मारने का फैसला किया। मैं हथियार लेकर उसके घर पर गया लेकिन जब मैं वहां पर पहुंचा तो देखा अरविंद पहले से ही मरा पड़ा था। ये देखने के बाद मैं बहुत ज्यादा डर गया और वहां से तुरंत भाग गया। फिर इसी डर की वजह से मैंने वो शहर ही छोड़ दिया और अपनी जिंदगी जीने के लिए पोस्टमार्टम का काम करने लगा। फिर एक दिन मेरे सामने बिल्कुल उसी पैटर्न में एक लाश आई जैसे अरविंद को मारा गया था। उस लाश को देखने के बाद मेरे होश उड़ गए और मैं उसको देखकर इतना ज्यादा डर गया कि मुझे मजबूरन दोबारा शहर छोड़कर भागना पड़ा। फिर मंजा सीताराम को विश्वास दिलाने की कोशिश करता है कि मैंने किसी को नहीं मारा लेकिन फिर भी सीताराम उसके ऊपर यकीन नहीं करता और उसको जेल के अंदर बंद कर देता है। अब कई दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर एक दिन खबर आती है कि मंजा ने खुद की जान ले ली और ये देखकर सीताराम
सीताराम अंदर से टूट जाता है। उसको लगता है कि उसकी वजह से ही एक निर्दोष आदमी मारा गया और अगर उस दिन वो उस पर विश्वास कर लेता तो शायद मंजा आज जिंदा होता। लेकिन ये दुनिया भी बहुत बेकार है, हर किसी के ऊपर ऐसे विश्वास नहीं किया जा सकता। और वैसे भी उसने अरविंद की बेटी के साथ गलत काम तो किया ही था, इसलिए उसकी सजा तो उसको मिलनी ही थी। अब ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन सीताराम की बहन पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करवाने के लिए आती है और अपने भाई को बताती है कि तुम्हारे जीजाजी रात से घर पर नहीं लौटे। ये बात सुनने के बाद सीताराम तुरंत ही मोबाइल नंबर को ट्रेस करवाता है और हर जगह फोटो दिखाकर पूछताछ करने लगता है। तभी सीताराम के पास उसके जीजा की कॉल आती है और वो सीताराम से हेल्प मांग रहे थे। उनकी चीखें सीताराम को साफ साफ सुनाई दे रही थी और वो किसी से अपनी जान बख्श देने के लिए भी बोल रहे थे। फिर जल्दी ही उसको नंबर के जरिए लोकेशन भी मिल जाती है और सीताराम तुरंत उस लोकेशन की तरफ निकल पड़ता है। फोन की लोकेशन एक टेम्पो में दिखा रही थी। फिर सीताराम तुरंत उस टेम्पो को रुकवाकर उसकी जांच करवाता है। जांच करने पर फोन उसी टेम्पो में मिलता है, लेकिन फोन के अलावा वहां पर कोई भी नहीं था। अब ये सब जानने के बाद सीताराम का दिमाग चकरा जाता है और वो तुरंत ही नोटिस करता है कि जब उसके जीजा का फोन आया तो उनकी आवाज के साथ बैकग्राउंड में भी कोई म्यूजिक बज रहा था, जैसे कोई क्लासिकल म्यूजिक, और उसने पहले भी वो म्यूजिक कहीं पर सुना था। दरअसल उस दिन जब सीताराम अरविंद के घर पर पूछताछ करने के लिए गया तो ऐसा ही म्यूजिक वहां पर भी बज रहा था, जो कि कोई और नहीं बल्कि अरविंद का बेटा सुन रहा था, जिसका नाम शिवा था। और वो टेम्पो जो सीताराम की गाड़ी के पास आकर रुक गया था, वो वाला टेम्पो भी वहीं पर मौजूद था। तभी हम देखते हैं कि शिवा सीताराम के जीजा के हाथों में वही नुकीली तारें बांध रहा था, यानी कि अब वो उनको मारने वाला था। अब कहानी थोड़ा फ्लैशबैक में जाती है। जब शिवा छोटा हुआ करता था तो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था और उसकी बहन लोगों को म्यूजिक सिखाया करती थी, लेकिन ये सब चीज उसके पिता अरविंद को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। शिवा बचपन से ही ये सब ऑब्जर्व कर रहा था। फिर जिस दिन शिवा की बहन के साथ गलत हरकत हुई तो उस दिन शिवा को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया और ऊपर से गांव की औरतें भी उसकी बहन के बारे में बुरा भला बोलती रहती थी, जिसके कारण शिवा को बहुत बुरा लगता था। फिर एक दिन शिवा अपनी बहन के लिए एक गिफ्ट लेकर आता है, जो कि वही टॉय था। फिर जैसे ही वो घर का दरवाजा खोलकर देखता है तो वो अपनी बहन को लटकी हुई पाता है, जिसको देखकर शिवा अंदर से टूट जाता है। अब उसके मन के अंदर अपने पिता को लेकर बदले की आग जलने लगती है, इसलिए वो अपने पिता को ही मार देता है, वो भी बहुत बेरहमी से, ब्रूटली तरीके से। अब शिवा अपनी माँ के साथ रहने लगा और एक दिन जब उसकी माँ भी उसको छोड़कर चली गई तो वो अकेला पड़ गया। फिर शिवा अपनी बहन की याद में रिकॉर्ड की गई उसकी आवाज बार बार सुनता रहता था। एक दिन बाजार में वो नोटिस करता है कि एक पिता अपनी बेटी को संगीत को लेकर बहुत डांट रहा था और उसको अपने घर से बाहर भी निकाल रहा था। यह सीन देखकर शिवा की बचपन की यादें ताजी हो गई। फिर उसने फैसला किया कि अब वो हर उस आदमी को मार डालेगा जो अपनी बेटी के साथ गलत व्यवहार करता है और उसके सपनों को दबा देता है। फिर उस दिन के बाद से उसने एक एक करके सभी को मारना शुरू कर दिया। जो भी पिता अपनी बेटी के ऊपर म्यूजिक को लेकर गुस्सा करते थे, शिवा उन सब को खत्म करता जा रहा था। जो उसने बाकी के लोगों के साथ किया, अब वो सीताराम के जीजा के साथ भी वही सब करने वाला था। लेकिन इतने में सीताराम तुरंत शिवा के घर पर पहुंच जाता है। इस समय घर खुला हुआ था। फिर वो घर के अंदर छानबीन करने लगता है। तभी उसको अपने जीजा के कराहने की आवाज सुनाई देती है। फिर सीताराम तुरंत अपने जीजा के पास जाता है और देखता है कि उनके हाथों और पैरों को उन्हीं नुकीले तारों से बांधा हुआ है। लेकिन तभी शिवा पीछे से सीताराम के ऊपर हमला कर देता है और दोनों के बीच में खूब हाथापाई होने लगती है। इस समय शिवा के हाथ में चाकू था। फिर वो तुरंत ही उस चाकू से सीताराम के चेहरे पर घाव कर देता है, लेकिन सीताराम एक पत्थर उठाकर शिवा के सिर में मार देता है और फिर उन दोनों के बीच में तगड़ी वाली फाइट हो जाती है। लड़ाई में सीताराम शिवा पर भारी पड़ता है और उसको खत्म कर देता है। तभी लास्ट सीन में हम देखते हैं सीताराम नदी के किनारे खड़ा हुआ था। तभी वहां पर उसकी बहन आती है और दोनों का रिश्ता फिर से नॉर्मल हो जाता है और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो और अगर आप इसका पहला पार्ट देखना चाहते हो तो कमेंट में जरूर बताइए। वो भी ऐसी ही तगड़ी वाली इन्वेस्टिगेशन पर आधारित है। और दोस्तों, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलूंगा आपसे ऐसी ही और मजेदार मूवी के साथ। टिल देन, बाय बाय।